रहीम नाजरीन सलामुन अलैकुम। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आपका पसंदीदा प्रोग्राम। हम आपको रास्ते बता रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है। आज के सब्जेक्ट में बात करने से पहले आइए हम पहले कुछ देख लेते हैं। बचपन से आज तक यही सुनता और समझता आया हूँ कि वकील बनने के बाद सिर्फ काला रंग का कपड़ा कोट पहनकर कोर्ट तक जाना पड़ता है। आपको पता है कभी कभी सही जानकारी ना होने की वजह से भी पीछे रह जाते हैं और अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत आसान था, मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। ऐसे ही वकील बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, पर जानकारी ना होने की वजह से वकील नहीं बन पाते हैं। उनके अंदर सलाहियत भी होती है, रास्ता ना मिलने की वजह से वो दूसरे रास्ते पर बढ़ जाते हैं और मन लगाकर आगे चलकर काम नहीं कर पाते हैं। चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में आज हम बात करेंगे करियर इन लॉ। वैसे आपको बताता चलूं, आजकल कानून की पढ़ाई कोर्ट और कचहरी से भी बहुत आगे निकल चुकी है। देश और दुनिया में लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सब्र और लॉजिक स्किल के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लॉ में कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि लगातार मेहनत करने से मिलती है। इसमें ट्रेनिंग, एनालिसिस, एक्सपीरियंस के जरिए आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है और आप एक नामचीन वकील हो सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में जनाब SM रज़ा सर से कि हम एक लॉ के अच्छे प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मेयर सलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर। तो सबसे पहले उनका शो पे इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। तमाम नाजरीन और तमाम स्टूडेंट को अस्सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे। आज लॉ के बारे में बात कि लॉ में कैसे आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। जितनी सारी जानकारी होगी हम लोग यहाँ से आपको बताएंगे और साथ साथ वो रास्ते भी बताएंगे जिस रास्ते पे चल के आप लॉ में अपने आप को एक मुस्तकबिल अपने लिए आप तैयार कर सकते हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल्स आप बन सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने आज घर से कदम निकाला है IITJ एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए, उनके लिए हम लोग यहाँ से दुआ गो हैं और बहुत सारी विशेष उनके लिए कि घर से निकला हुआ कदम उनको कामयाबी की तरफ ले जाए और आप IITJ एडवांस क्वालिफाई करें, एक अच्छी रैंक आपकी आए और आपको एक बेहतरीन स्ट्रीम और एक बेहतरीन कॉलेज मिले और ज़िंदगी आपकी ऐसी आगे बढ़े। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष उन तमाम बच्चों के लिए जो IITJ एडवांस का एग्जामिनेशन देने निकले हैं। और अपडेट्स में KVPY हम लोग बार बार बता रहे हैं कि उसका एग्जामिनेशन जनवरी के महीने में 2021 में होना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगी। और महाराष्ट्र में जो कॉलेज की सेकंड लिस्ट आनी थी वो अभी तक लिस्ट आई नहीं है, जैसे आएगी वो भी हम यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। और जिस मैटर पे आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्लैट का एंट्रेंस भी 28 सितंबर में होने वाला है। वो बच्चे जो क्लैट एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष। जी बहुत शुक्रिया। इसी दुआओं के साथ एक और नए रास्ते की तरफ हम जाते हैं। रास्ता तो बहुत पुराना है लेकिन अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही है, एक के बाद एक लगातार। सर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है लेकिन वो अपने मकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन से आज तक हम लोग यही सुनते हुए आ रहे थे कि अगर वकील हम बन जाते हैं तो काले रंग का कोट पहनकर हमें कोर्ट तक ही जाना है। लेकिन मामला अब कोर्ट कचहरी तक ही महदूद नहीं रह गया है, बल्कि इसमें कई और भी लाइन निकल कर आ रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि एडवोकेट अगर हमें बनना है, एक अच्छा वकील बनना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? बहुत बेहतरीन करियर आपने और एक स्ट्रीम के बारे में आज डिस्कशन यहाँ पे बच्चों के सामने रखा है और मुझे मौका दिया है कि मैं उसको डिटेल करूं और कबल इसके कि मैं इस पे बात करूं। वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के कानून को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ख़ास तौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत अजीम शख्सियत को यहाँ से मैं सलाम पेश करता हूँ और सलूट है ऐसे लोगों को। और देखें कि कितनी अच्छी निगाह रही होगी कि पूरे हिंदुस्तान में हर मज़हब, हर कल्चर के लोग रहते हैं और उनके लिए कानून बनाना, तो सोचें कि कितनी अजीम हस्ती रही होगी। और यहाँ से एक बात और मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से बच्चों के लिए, आप कभी भीमराव अंबेडकर की आप एक बार ज़रूर हिस्ट्री पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत पुअर फैमिली से आप उठे हुए
और वहाँ से आपने अपने सिलसिले को आगे बढ़ाया, दूसरों ने आपको हेल्प किया आगे एजुकेशन में बढ़ने के लिए, और उसके बाद देखें क्या मकाम आपने हासिल किया। तो इंस्पिरेशन अगर आपके अंदर हो, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर हो, तो फाइनेंस आपके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। परेशानी कहाँ से आती है? जब आपके पास, जैसे साजिद साहब ने कहा, आपके पास पहले से कोई रास्ता, राह अमल आपके माइंड में नहीं होता है। रैंडम आप उठते हैं और किसी फील्ड की तरफ आप निकलने की कोशिश करते हैं। अगर पहले से प्लानिंग की जाए और जानकारी पहले से ली जाए और उस जानकारी के तहत अगर कदम बढ़ाया जाए तो चीज़ें मुश्किल एकदम नहीं है। तो अगर हमें एक अच्छा वकील बनना है सर, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक इंसान के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज तो पढ़ाई करने के बाद आएगी, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि उसे ये पता चले कि आगे चलकर मुझे एक अच्छा वकील बनना है? पिछले प्रोग्राम से कंटिन्यू कर रहा हूँ। किसी भी कोर्स को करने के लिए पहले आप देखें कि वहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। अगर आप एक वकालत का प्रोफेशन आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास, यानी आपकी लिटरेचर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। थर्ड, ये बहुत मायने रखता है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, किसी बात पे अगर आप आर्गू करें तो अपनी बात को मजबूती से रख पाने का भी आपके अंदर स्किल होना चाहिए, यानी डिबेट करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो स्कूल के स्टेज में हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर स्कूल में डिबेट और कोई कंपटीशन होता हो तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेशन करें, लिटरेचर पे कमांड रखें, प्रेजेंटेशन स्किल, वोकल हो जाएं, अपनी बात 10 लोगों के सामने रखने की कैपेसिटी डेवलप करें। लॉजिकल आंसर होने चाहिए, ताकि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको बहस भी करना पड़ता है, राइट। तो उस तरह की सलाहियत भी होनी चाहिए हमारे अंदर। एग्जैक्टली, यानी प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा हो प्रेजेंटेशन, और आपके अंदर ऐसा हो स्किल कि अगर आप अपनी बात किसी के सामने रखें तो लोग आपकी बात सुने, और आपके आर्गुमेंट में दम इतना होना चाहिए कि सामने वाला समझे कि जिस मैटर पे आप डिस्कशन कर रहे हैं उस मैटर से अटैच होके ही चीज़ों को समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जी सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिसके जवाब आपसे हासिल करूंगा, लेकिन सबसे पहले अब मैं जो जानने की कोशिश करूंगा वो ये है कि अगर हमें लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के साथ साथ में एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि हम पढ़ाई शुरू करते हैं और 10th के बाद 11th 12th विदाउट एनी थॉट के किसी ने कह दिया तो साइंस, या किसी ने कह दिया कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ हमने ले लिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस फेस करना शुरू किया। कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि मुझे एसएससी क्वालिफाई करना है, बैंक पीओ करना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना है, क्या करना है, मेरे पास प्लानिंग नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब कहीं पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते तो फिर सोचते हैं कि अब कौन सा फील्ड बचा हुआ है या कौन सा एंट्रेंस आसान है जिसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह से आप बढ़ेंगे तो आप ये बताएं कि अगर यहाँ से किसी मंजिल की तरफ जाने के लिए 5 मोड़ है और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रास्ता लेफ्ट मोड़ना है, कहाँ राइट मोड़ना है, तो आप ये बताएं कि मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। तो जब भी आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको पहले ही घर से कदम निकालने के पहले ही आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ चलना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमेशा फोकस्ड होकर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने, आप देखें, बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किए। जनरली क्या होता है कि हमने 11th 12th किया, बीए या बीकॉम या बीएससी कर लिया, तब तक मेरे माइंड में क्लियर नहीं होता है मुझे जाना किधर है। लेकिन अब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हो गए हैं जो 12th के बाद ही आ गए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग पहले तो था ही 12th के बाद, अब 12th के बाद लॉ के ऑप्शंस भी आ गए, अब 12th के बाद बीएड के भी ऑप्शंस निकल के आ गए। यानी आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएट 10th से ही आप शुरुआत कर लें। 10th के बाद आप ये देखें कि अगर आपको लॉ में जाना है तो आप आइदर 10+2 साइंस से कर लें या कॉमर्स से कर लें या आर्ट्स से कर लें, और फौरन 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आएगा, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट को आप फेस करें और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हिंदुस्तान की बेहतरीन जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वहां पे आपका दाखला होगा। 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 12th के बाद ही आपको मिल जाएंगे, जिसमें BBA LLB, बीकॉम LLB, BA LLB, BSc LLB, इस टाइप के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे। 5 साल करने के बाद आराम से आप निकलें लॉ करके और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और अगर हम कॉमन जो कोर्स है LLB का वो करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या नज़र आता है? प्रोग्राम के शुरू में ही बहुत अच्छी तरह से आपने फ़र्क डिफाइन किया।
कि लॉ करने का मतलब ये नहीं है कि काला कोट पहना और कोर्ट पहुंच गए। बहुत सारे फील्ड्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। लॉ के प्रोफेशनल्स एज अ मैनेजर भी कंपनी में अपॉइंटमेंट होते हैं। लॉ के जानकार, पेटेंट की जानकारी अगर उनके पास हो, पेटेंट लॉ पे अगर उनका काम हो, वो भी उस तरफ काम करते हैं। आजकल कॉर्पोरेट लॉ में भी आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। जुवेनाइल कोर्ट के लिए ज्यादा डिमांड में है, चाइल्ड लेबर के लिए भी चाइल्ड डिपार्टमेंट पे आप काम कर सकते हैं। एनजीओज के साथ आप अपने आप को अटैच कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्म में लीगल एडवाइजर के तौर पे भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और फाइनली लॉ में पीएचडी करके किसी लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ के कॉलेज में एक लेक्चरर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। अब यहाँ पे जैसे डिफरेंस आपने पूछा, तो अब अगर मुझे एज ए मैनेजर किसी कंपनी में काम करना है तो जाहिर सी बात है लॉ के साथ साथ मुझे कंपनी एक्ट या मैनेजरियल स्किल भी मेरे अंदर होना चाहिए। तो बेस्ट ये होगा कि हम बीबीए एलएलबी का कॉम्बिनेशन ले लें। सपोज अगर हमको एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में किसी कंपनी के पेटेंट पे अगर काम करना है तो बेस्ट ये होगा कि हम बीएससी एलएलबी टाइप का कोर्स कर लें। इसी तरह से सारे डिवीजन है, वो डिवीजन आगे चल के पर्टिकुलर किस फील्ड में काम करना है उसको माइंड में रखते हुए सब सारी चीजें की गई हैं। तो आप देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड लिमिटेड नहीं है, इतना ज्यादा स्कोप निकल के आ गया है कि अब इतने सारे डिवीजन्स इसमें आने लगे हैं। तो आप जब भी लॉ के फील्ड में आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें और सोचें कि आपको किस तरफ काम करना है, उस तरह के कोर्स को ऑप्ट करें और आगे बढ़ें आप। ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है। जैसा पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद प्लानिंग करते थे कि लॉ की तरफ जाना है जी। पर अब ये है कि आप 12th के बाद फॉरेन इंस्टेंट जो है ग्रेजुएशन के साथ लॉ भी कर सकते हैं। राइट। और यानी ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। राइट, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखें एक चीज और, जैसे अभी मैं बात रखूं आपके सामने कि एक तो 12th के बाद ही आपके पास ऑप्शन आ गया कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पे कामयाब ना हो पाए तो अभी भी दूसरा रास्ता है कि आप ग्रेजुएशन करके लॉ की तरफ आराम से कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जितनी सारी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सब में लॉ का प्रोग्राम अवेलेबल होता है और वहाँ पे दाखिले के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मानी जाती हैं, वहाँ पे जाने के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 10+2 के बाद, उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्लैट। ओके, तो मतलब साफ है कि क्लैट एग्जाम के जरिए ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। राइट। और अगर आपको एलएलबी करना है तो आप कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। राइट। लेकिन इंटीग्रेटेड के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना है। हाँ, इसके अलावा साजिद साहब कुछ इंस्टीट्यूशन और भी हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा जो इंटीग्रेटेड एलएलबी का प्रोग्राम 10+2 के बाद ही कराते हैं। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया था। उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा या ऑफ कोर्स, जैसे मुंबई में भी है सीईटी। फाइन, ऐसे ही महाराष्ट्र के लिए या तो उसी तरह से महाराष्ट्र के लिए जैसे आप मुंबई में कॉलेजेस होंगे लॉ के, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज और अटैच करना चाहूंगा, जैसे एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो क्लैट से थोड़ा सा अलग है। वो एग्जामिनेशन है आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और वहां पर भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है। और जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वैसे दिल्ली में भी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मौजूद है। बस फर्क दोनों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। और लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्लैट के जरिए जाके अपना करियर बनाएं या कोई एक कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके जरिए जाके बनाएं। आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हमेशा ध्यान रखें, जॉब के लिए परेशानी तो है, तो अब जितने आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आप किसी कोर्स को करेंगे प्लेसमेंट में, उतनी ही आपकी पकड़ होगी या आसानी होगी, आराम से आप अपने आप को प्लेस करा सकते हैं। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया है हम लोगों को, लेकिन पीएचडी के बारे में भी बताया और एलएलएम के बारे में भी बताया है। राइट। तो इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद हमें जो है फिर मास्टर कोर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा? फाइन, तो अब पहले हम देखिए कि लॉ में कोर्सेज आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जैसे आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने बताया, इसमें बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी हो सकता है।
और यानी तो यही प्रोग्राम ये तो तीनों स्ट्रीम आपने बता दिया है। और यानी तो इसके बाद आप बीए या बीएससी या बीकॉम करने के बाद आप एलएलबी का प्रोग्राम और दीगर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जब आप लॉ में ग्रेजुएट हो जाएं तो उसके बाद आप एंट्रेंस दे करके तब आप कर सकते हैं एलएलएम। यानी एलएलएम एक मास्टर कोर्स हो जाएगा, ये पोस्ट पीजी कोर्स हो जाएगा। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में यूजी अंडर ग्रेजुएट जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एलएलएम जो पीजी प्रोग्राम है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और एलएलएम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा रिमेनिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे ये कोर्स ऑफर होता है। और एलएलएम के बाद आगे चल के अगर आप चाहें तो लॉ में पीएचडी भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मुझे जहाँ तक जहन जा रहा है, आपने शुरुआत में कहा था कि एमबीए जैसे बहुत प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, तो क्या इसके साथ भी हम लॉ की डिग्री अटैच कर सकते हैं? व्हाई नॉट। जैसे अभी बीबीए एलएलबी का मैंने बताया, बेसिकली बीबीए क्या है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए क्या है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए बेसिकली मास्टर कोर्स हो गया एंड बीबीए उसी का एक अंडरग्रेजुएट या बैचलर डिग्री है। अब उसके साथ साथ आपने लॉ की भी डिग्री आपने ले लिया, तो आप सोचें कि किसी भी आप इंडस्ट्री में एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पे पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर लॉ की जानकारी भी होगी और एज वेल एज आपके अंदर मैनेजरियल स्किल भी होगा। और साथ साथ अगर एमबीए एचआर उसके बाद कर लेते हैं तो वही लफ्ज मैं कहूँगा सोने पे सुहागा। सर, इससे पहले भी मैंने सवाल किया था, लेकिन एक बार फिर से करना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसे आप क्लियर कर दे। किस तरह के बच्चे जो है वकील बन सकते हैं या लॉ की तरफ बढ़ सकते हैं? क्लैट फेस करने के लिए आपको मिनिमम 12th होना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से। जनरल ओबीसी के लिए 45%, देखें कितनी कम, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगी जा रही है। 45% 12th में आपका होना चाहिए, आइदर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स से। और अगर आप ST/SC में हैं और उस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो 40% आपका सिर्फ 12th में होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई बहुत कम परसेंटेज है, 50% भी नहीं है। 45% आपने बताया जी, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए, और ST/SC के लिए जस्ट 40%। तो बहुत मिनिमम है और कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन, जैसे IIT एडवांस में 75% कभी हुआ करता था, इस बार तो 60% है। बहुत सारे एंट्रेंस में जो है वो 12th की जो मार्क्स है वो उसका क्राइटेरिया कुछ हाई है, लेकिन यहाँ पे देखें कितनी आपके लिए आसानी है। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से किसी से भी अगर आप 12th हो तो आप इस एंट्रेंस को फेस कर सकते हैं। क्लैट जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा सर? बहुत अच्छी बात। देखें अब यहाँ से आप आते हैं, अब तीनों स्ट्रीम के बच्चे आ गए, तो तीनों स्ट्रीम के लिए कौन सी चीज़ कॉमन होती है? तो इंग्लिश आएगी। तीनों स्ट्रीम के बच्चे 10th तक की मैथ्स पढ़ चुके होते हैं, तो 10th तक की मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका आएगा। तीनों स्ट्रीम के बच्चे ओबियसली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से अटैच होते ही हैं, जनरल नॉलेज आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो कि बैंक वगैरह के सेक्टर में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट आप ले लें, लीगल रीजनिंग, यानी क्योंकि आप लीगल कोर्स, कानून से लगे हुए कोर्स को आपको करना है तो कुछ तो कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सेक्शन आए वो कॉमन आ गए, आपके पास इंग्लिश आ गई, आपके पास 10th तक की मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गई, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आ गई, आपके पास करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज आ गया, ये कॉमन आ गया। 5वां सब्जेक्ट आपको पढ़ना है लीगल रीजनिंग यानी कानून पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सिलेबस है, टारगेटेड हो जाए और तैयारी करें। ओके, तो सर ने बता दिया है एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं होगा, तीनों स्ट्रीम के सिलेबस के हिसाब से जो कॉमन सब्जेक्ट है उससे सवालात किए जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि क्लैट के ज़रिए हम नेशनल यूनिवर्सिटीज़ से जो है लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं तो उसकी फ़ीस भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो आप फीस बताएं हमारे कितनी होगी? देखिए 5 ईयर का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मैंने बताया, फीस में थोड़ा वेरिएशन है। यहाँ पर कुछ जगहों पे फीस 1,20,000 24,000 पर एनम से लेकर के 2.5 लाख पर एनम तक भी ये वेरी कर रही है। लेकिन फिर से वही बात, क्योंकि इंस्टीट्यूट प्रीमियर है और बहुत फेमस ये सारे इंस्टीट्यूशन है, तो जब आप यहाँ से कोर्सेज करेंगे तो आपको लोन मिलने में बैंक से कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत आराम से आप लोन अवेल करेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेंगे। तो बस
आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप खूब एनर्जी से इस एंट्रेंस की तैयारी करें और क्लैट क्रैक करें। और साथ साथ फिर मैं कहूँगा कि जो बच्चे 28 तारीख में क्लैट का एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष। सर ये तो जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गए, लेकिन उसके अलावा अगर हम किसी और जो है इंस्टीट्यूट से लॉ की डिग्री हासिल करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन फ़ीस क्या हो सकती है? देखिए, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर LLB की फ़ीस काफ़ी कम है। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसकी भी फ़ीस बहुत कम है। और बहुत बार हम लोगों ने प्रोग्राम करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वहाँ जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस दीगर कॉलेज की फ़ीस से काफ़ी कम है जी। सो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे फ़ीस बहुत ही नॉमिनल होगा, इतना नॉमिनल होगा कि आराम से आप कोर्स फ़ी को अचीव या उसको पे कर सकते हैं आप। ओके सर, हम व्यूवर्स के सवाल की तरफ बढ़े, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, यानी क्वेश्चंस उसमें कितने होंगे तकरीबन? जितने भी आजकल एंट्रेंस हो रहे हैं मैक्सिमम एंट्रेंस नेगेटिव मार्किंग के साथ है, तो यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। और 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा जो UG कोर्स है उसके लिए, और PG कोर्स के लिए भी 2 घंटे का पेपर है। और ध्यान रखें, जो UG कोर्स है उसमें 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन होंगे जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और उसके बाद LLM करने के लिए जो PG कोर्स है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे में। और मार्किंग स्कीम आपको बताया जाए 1+ एंड 1/4-। और वेटेज अगर मैं या डिवीज़न ऑफ क्वेश्चंस आपको बताऊं तो इक्वल डिवीज़न है। हाँ, ये ज़रूर है कि लीगल रीजनिंग पे यानी लॉ की जो जानकारी पे बेस्ड टॉपिक है उस पर थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज इंग्लिश और आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड GK एंड करंट अफेयर्स, इन सब पे बराबर क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश में खास तौर से मैं कहूँगा ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा करें, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पे अपनी ग्रिप बनाएं आप, क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ग्रामेटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं व्यूवर्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और आपके सवाल मैं पूछना जा रहा हूँ। और अब देखिए कि आज आपको सर आपके सवाल में क्या एडवाइस करना चाहते हैं, किस तरह की आपको सलाह देना चाहते हैं। सर सवाल पूछता हूँ। प्लीज़ आप सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि प्रोग्राम की पूरी जान ही आप लोगों के सवालात हैं और आपके सवाल से ही हमें भी हिम्मत मिलती है कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इसमें और भी बेटरमेंट लाते रहें। जी सर, व्यूवर्स के सवाल आपसे पूछूं, लेकिन एक सवाल है बहुत अहम है, क्योंकि आजकल के हालात पहले की तरह नहीं है। आजकल जॉब की परेशानियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने डिग्री लिखा होता, एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखा होता तो शायद सर आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकते थे। लेकिन उन्होंने लिखा है कि बहुत परेशान हूँ, काफ़ी कोशिश के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ऐसी हालत में अब मुझे क्या करना चाहिए? साजिद साहब ने बहुत बेहतर आपसे ही क्वेश्चन राइज़ किया है। अगर अगली बार आप से गुजारिश करूंगा कि एक बार आप इस प्रोग्राम में दोबारा अपना एक बार क्वेश्चन भेजें और बताएं आप कि आपने क्या कोर्स किया हुआ है, क्या आपकी एज है और इसके अलावा आपने कितने सारे एंट्रेंसेस फेस किए हैं जॉब के लिए। अब अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन पता होती या आपका किस प्रोफेशन से आप हैं, कहाँ कौन से आपने डिग्री की हुई है, तो अभी जो रिसेंटली जो नई वैकेंसीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको यहाँ से अपडेट करते। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, परेशानी ग्लोबली है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। अब देखें, जहाँ तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं देख रहा था, बहुत सारे न्यूज़ में और इस तरह की चीज़ें और न्यूज़पेपर में भी ये बातें आ रही हैं कि 1 नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सेशन के स्टार्ट करने की बात की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि हालात और भी इम्प्रूव होंगे, चीज़ें ठीक होती जाएंगी आने वाले वक्त में, और जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं उनको वहाँ जाने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से ये चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी। तो जैसे इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे, सारी चीज़ें खुलने लगेंगी, तो अपने आप ही फिर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई अच्छी नौकरी ज़रूर आपका इंतज़ार करेगी, आपको मौका मिलेगा अपने आप को प्लेस कराने का। जी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, आजकल जॉब्स की काफ़ी परेशानियां हैं। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें, ज़रूर कहीं ना कहीं आपका रास्ता ज़रूर निकल कर आएगा। आमीन। सर मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ।
थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, हम माफ़ी चाहते हैं सर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 21 सितंबर है, लेकिन हम जवाब आज आपको दे रहे हैं, तो शायद करेक्शन रिकरेक्शन का भी अगर दिन होगा तो आप सर उन्हें गाइड कर दें कि क्या करना है, कि और ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माई UPSC एग्जामिनेशन. Now I need to complete my graduation. There are a lot of option of BSc. I wanted to know which BSc should I do as per the market condition. Please revert me as soon as possible. देखिए, अगर मौका है तो मैं कहूँगा BSc चाहे आप फिजिक्स से कर लें या मैथमेटिक्स से कर लें या आप केमिस्ट्री से कर लें। UPSC एग्जाम देना है तो कौन सा बेस्ट रहेगा BSc हाँ, में? अब यहाँ पर क्या है कि UPSC एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, वो आगे चल के ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल में ऑप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस जैसे सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपको कोई बहुत परेशानी नहीं आएगी कि अगर आपने BSc में सपोज मैथ्स ले लिया तो आगे चल के आप कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते, ऑप्ट आराम से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि BSc करें और ध्यान रखें कि ऑप्शनल आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री लेना है तो आप BSc फर्स्ट ईयर से ही पैरेलल आप 8, 9, 10th, 11th, 12th की ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो आपको ऑप्ट करना है वो आप स्टार्ट करके पैरेलल उसकी पढ़ाई भी करें, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑप्शन के बारे में जहाँ तक आपने कहा है, देखिए फिजिक्स से अगर आप BSc करते हैं और सपोज आपने आगे चल के MSc एस्ट्रोफिजिक्स कर लिया तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा, या उसके बाद MCA भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से BSc मैथ्स करने के बाद अगर आप चाहें तो MSc मैथ्स की तरफ आगे निकल जाएं या MSc स्टैटिस्टिक्स की तरफ निकल जाएं, या आप चाहें तो MCA की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन UPSC की अगर तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम है, आ सकता है, व्हाई नॉट, क्योंकि अगर आपके UPSC के रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। जी, अब UPSC के रिलेटेड जो आपने सवाल किया है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने कहा, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप मैथ्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिजिक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप हिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने पहली बात रखी थी फिर वही मैं कह रहा हूं आपसे कि साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम या मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे भी आगे चल के ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ऑप्ट करके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई ऐसी खास कोई कंडीशन नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो उसी को आप ऑप्शनल रख सकते हैं। आप साइंस ग्रेजुएट हो, अगर आप चाहें तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेके आप ऑप्शनल आगे बढ़ सकते हैं, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, लेकिन सर जैसा कि उन्होंने कहा था कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की 21 सितंबर है जी, पर अभी क्या करेक्शन का भी कोई दिन आने वाला है UPSC का फॉर्म अगर भर रहे हैं? फाइन, अभी यहाँ ये BSc की बात ये कर रहे हैं, BSc में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको फिजिक्स में मौका मिलता है वहां भी आपके लिए ऑप्शन फ्यूचर में क्रिएट होगा। BSc की बात। मैथ्स में भी अगर आपको BSc मिलती है वहां भी आपके लिए ऑप्शन क्रिएट होगा। अगर केमिस्ट्री में मिल जाता है तब भी, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपको BSc मिल जाती है किसी सब्जेक्ट से, आप एकदम आराम से आगे बढ़ें। आगे चल के तीनों से चाहें तो MBA कर सकते हैं, तीनों में फिजिक्स और मैथ्स से अगर आप चाहें तो आगे चल के MCA कर सकते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज के लिए तो मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री आपके पास ऑनर्स हो, या आपके पास मैथ्स ऑनर्स हो, या आप सिंपल BSc हो, या ह्यूमैनिटीज से हो, या कॉमर्स से हो, तो उसमें कोई आगे क्राइटेरिया में कोई बाउंडेशन आपकी नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सर BSc का ये फॉर्म भर रहे हैं तो स्कूल अगर कॉलेज में हम फॉर्म भर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सपोज फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट लिया और सेकंड ईयर में जाके कोई सब्जेक्ट चेंज करना हुआ? देखिए उसमें क्या होता है, 11th 12th में तो आप चेंज कर सकते हैं। आप सपोज अगर हमने BSc ऑनर्स ले लिया मैथमेटिक्स तो मुझे मैथमेटिक्स को आगे कैरी करना है, BSc फिजिक्स ऑनर्स ले लिया तो फिजिक्स को मुझे कैरी करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीनों में, आपने पूछा है कि कहाँ पे जॉब के ऑप्शन ज्यादा होंगे, फिजिक्स के फील्ड में भी जॉब के ऑप्शन है, मैथ्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, जिससे मिल जाए बस मेहनत करें, टारगेटेड रहें। ओके सर, लास्ट एपिसोड में आपने KVPY एंट्रेंस एग्जाम की बात किया था, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जी, उसके बारे में आपने बात किया था, उससे रिलेटेड एक सवाल आया है। इन्होंने लिखा है कि सर क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ? इन्होंने लिखा है कि मैं BSc एग्रीकल्चर साइंस करना चाहती हूँ, क्या मैं ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ? मैंने साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी 12th पास किया है और मेरा नाम खुशतर नाज है। सर आप बताएं कि इनका सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है 12th पास कर लिया है, इनका 66% आया है, KVPY का फॉर्म भरना चाहती है। खुशतर नाज, KVPY कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? जो बच्चे 11th में हो, या जो बच्चे 12th में हो, या BSc फर्स्ट ईयर में रेगुलर स्टूडेंट हो, किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कॉलेज में इनरोल्ड हैं, किसी एफिलिएटेड कॉलेज में
जिसका एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से हो, तो आप इस फॉर्म को एकदम फिल कर सकती हैं और इस एंट्रेंस को आप दे भी सकती हैं और एक अच्छे तैयारी के साथ आप इस एंट्रेंस को दें और आगे बेहतरीन अगर IISc में कोई कोर्स आपको ऑफर हो जाता है तो आप वहाँ जाने की कोशिश करें। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ और मुझे आगे चलकर डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए खुशतर एक ही रास्ता है कि आपको नीट एग्जामिनेशन देना है और आपने 12th बायो से किया है तो आप नीट ही एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को फोकस करें, PCB जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसको रिवाइज करें, NCERT बेस्ड हो जाएं, NCERT के एक क्वेश्चन करें और नीट की तैयारी करें। क्योंकि अगर MBBS का कोर्स करना है, खा वो किसी भी मेडिकल कॉलेज से इंडिया में करना हो या BDS का कोर्स करना है किसी भी मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ पे दाखिले के लिए एक सिंगल टेस्ट इंडिया में है, नीट ही आपको देना होगा। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल जो है अजहर जहरा का है, कश्मीर से। ये कह रही हैं कि मैं BSc मेडिकल कर रही हूँ विद सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड EVS, और 1 साल मैंने जो है ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद मैंने नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाई, जिसमें इनका मार्क्स आया था 386, और आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट इट अगेन, सो आई वांट टू नो द बेस्ट कोर्सेज दैट आई कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन टू गेट जॉब टू मेक माई पापा प्राउड। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप ज़रूर प्राउड फील कराएंगे अपने पेरेंट्स को। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि यू नो माई कंडीशन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वी कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली, सिचुएशन तो हम समझ सकते हैं कैसे हालात हैं, लेकिन सर आप बताइए अभी ने क्या करना चाहिए। जहरा, मैं तमाम चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि आपने कहा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए उनको प्राउड कराना, उनको प्राउड का मोमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, या तो मैं यही चीज़ समझ पा रहा हूँ जो आपकी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये ख्यालात हर बच्चे के अंदर आना चाहिए कि मुझे ऐसा काम करना है कि जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, या जहाँ वो जाएं उनके लिए हमारा काम एक इज्जत का सबब बन सके। इज़ अ बेस्ट थिंकिंग, इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। बहरहाल आपने BSc मेडिकल यानी बायोलॉजी से आपने स्टार्ट किया हुआ है, आप एकदम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद देखें 3-4 कोर्सेज मैं रख रहा हूँ आपके लिए। एक तो मैं कहूँगा एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वो एक बार आप सोचिएगा, अच्छा कोर्स हो सकता है। अगर आपका चॉइस जैसे कंप्यूटर थोड़ी सी अगर आपकी अच्छी हो तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज के बारे में मैं बहुत कश्मीर से हैं तो वहाँ पे भी वो सब्जेक्ट या कोर्स अवेलेबल होना चाहिए। एकदम होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ज़रूर अवेलेबल होगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस के बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी में भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और बायोटेक तो एक अच्छा ऑप्शन है ही। और आने वाले टाइम में ये सब फील्ड, अभी देखा होगा कोविड के टाइम कितनी ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड है, आपको एहसास महसूस भी हो रहा होगा। बहुत सारे नए नए लैब्स भी डे बाय डे खुल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आने वाले हैं। फूड प्रोसेसिंग भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में निकल के आने वाली है, अभी भी है और आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी, अगर मेरी चॉइस आप पूछेंगे तो मैं 2 कोर्स के बारे में आपसे कहूँगा, माइक्रोबायोलॉजी सोचें या बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल सैयद गुलाम अब्बास साहब का है, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरा BCom फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है और मैं LLB करना चाहता हूँ, क्या ये बेस्ट रहेगा? प्लीज़ गाइड मी। क्यों नहीं, एकदम। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन जिसमें ग्रेजुएशन के बाद LLB का ऑप्शन है, आप उनके एंट्रेंस को फेस करें। आप लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देख लें, LLB का कोर्स होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, वो एंट्रेंस आप फेस कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद मशहूर है लॉ के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी अगर आप चाहें तो LLB कर सकते हैं, उनका अपना एग्जामिनेशन होगा। तो जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ट्राई करें और ग्रेजुएशन के बाद जो उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसको आप फेस करें। अगला सवाल, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जानना चाह रहे हैं कि कॉमर्स से हम आगे पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं आप कॉमर्स से आगे पढ़ाई करके। देखिए, परेशानी कहाँ आती है, कभी कभी एक साइंस का स्टूडेंट जो आपके सामने खड़ा होता है, आप ये सोचते हैं एज ए कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट होने के नाते कि हमारे पास ऑप्शन की कमी है, उसके पास ज़्यादा है। देखें, ये ज़रूर है कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा रिमेनिंग जितने सारे ऑप्शंस हैं
उसमें साइंस का बच्चा भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। आज ही क्लैट के बारे में आपसे बात की गई है, आप क्लैट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप स्पेशलाइज सीए की तरफ आप आगे निकल सकते हैं। आगे चल के आप एमबीए कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं। कमी कहीं भी कमी नहीं है। बैंक सर्विसेज में आप जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ आप निकल सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं। कहाँ कौन कहता है कि कमी है? कमी एकदम नहीं है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सर ने बताया ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं जा सकते हैं जी। मेडिकल फील्ड छोड़ के तकरीबन मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ दें, बाकी सब कंप्यूटर प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, बेहतरीन कंप्यूटर प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, उसमें आप निकल सकते हैं। आप जर्नलिज्म की तरफ निकल सकते हैं, ये भी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन निकल के आता है। तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोशिश मत करें कि मैं फला स्ट्रीम से हूं, काश मैं उस स्ट्रीम में होता तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते। अक्लमंद इंसान वही है कि जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं उसी में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगला सवाल है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया मास मीडिया के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कौन सी बुक से उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, और इस कोर्स के बारे में भी सर थोड़ा सा डिटेल करें। देखिए, मैं एक आपको बताऊं कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बच्चे ने क्वेश्चन राइज किया था, जामिया कैंपस के पास ही वहाँ बुक डिपो है। जामिया के स्पेशलाइज जितने भी सारे कोर्सेज हैं वहाँ एंट्रेंस की बुक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर आप दिल्ली के आसपास में हो या कोई रिलेटिव आपका रहता हो तो आप उसको बोले वहाँ से वो परचेज़ करके आपको कुरियर कर सकता है। तो एक तो आसान आपको रास्ता ये मैंने बताया। बाकी अमेज़ॉन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप ऑनलाइन चाहें तो परचेज़ इस तरह की किताबें बड़े आराम से कर सकती हैं। अब बात आई सिलेबस की। देखिए, मास कॉम की तरफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के बच्चे जा सकते हैं। तो अभी जो क्लैट के बारे में हमने बताया, फिर इसका सिलेबस क्या होगा? इंग्लिश होगी। इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश होगी? तो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, तो ग्रामर अपनी अच्छी करें। 10th तक की मैथ्स आएगी, वो अच्छी करें। करंट अफेयर्स आपका आएगा, वो आप अच्छी करें। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स बताया मैंने वो, और लॉजिकल रीजनिंग आएगा, वो आप अपनी अच्छी करें। इंग्लिश खास तौर से मैं कहूँगा उस पर कमांड, क्योंकि मीडिया में जब आप जाएंगे और वोकल आपको होना है, चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, तो लैंग्वेज पे तो एटलीस्ट आपको ग्रिप, और क्या दुनिया में चल रहा है और क्या देश में चल रहा है, इस पे भी आपको उस तरह की नॉलेज पे आपको ग्रिप होना चाहिए। अगला सवाल। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा सर, आपको इन्होंने सलाम कहा है, साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि आई लव योर प्रोग्राम सो मच, आई डोंट मिस अ सिंगल एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि सर, आई एम इन 10th क्लास फ्रॉम न्यू सेंट जॉन कॉलेज। माई क्वेश्चन इज दैट आई एम इन कॉमर्स स्ट्रीम एट प्रेजेंट, सो प्लीज़ टेल मी इन विच फील्ड शुड आई गो इन फ्यूचर, साइंस और कॉमर्स? वी आर वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग आपके यहाँ से, मैं कहूँ कि बहुत खुशी होती है आप जैसे बच्चों के सवालात को सुन के, और लगातार आप प्रोग्राम को देखती हैं, और एटलीस्ट जो हम लोगों की मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाती है। तो बड़ी खुशी हो रही है आपके सवाल को सुन के, और बहुत सारी दुआएं अल्लाह से आपके लिए कि आप कामयाब हो। देखिए, कॉमर्स अगर आपने 10th में लिया है तो उसी को आगे लेके आप बढ़ें, और जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में कहा कि ऑप्शंस की कमी नहीं है। और आज हम लोगों ने जो क्लैट का प्रोग्राम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में किया है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आप 12th कॉमर्स से करें, एकदम 11th 12th कॉमर्स से करें, और क्लैट डे 1 से, जैसे 11th में आप एडमिशन लें, क्लैट की तैयारी साथ साथ शुरू करें, 2 साल तैयारी करें, और उसके बाद क्लैट का एंट्रेंस क्वालिफाई करें, और 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA LLB, BCom LLB या BBA LLB बेस्ट होगा। BBA LLB या BCom LLB में से कोई एक ऑप्ट करें, आगे बढ़ें, बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए निकल के आएंगे। और हो सकता है कि BBA या BCom LLB करने के बाद आपके जहन में आए, फिर आप LLM करें, आगे चल के कोर्ट में प्रैक्टिस करें, फिर आगे चल के कोर्ट में जज बने, और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और चीफ जस्टिस के पोस्ट पे आप पहुंचें। ऐसी आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम अली हुसैन मर्चेंट। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। आई वांटेड टू कंसल्ट टू रज़ा सर, प्लीज़ सेंड मी हिज फ़ोन नंबर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आप अपना नंबर ईमेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर कॉल बैक करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएं कंसल्ट क्या करना है, किस चीज़ के बारे में आपको बात करना है, या कोई अगर
प्रॉब्लम है या किसी तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर दें, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रख के फिर आपको हम लोग इंशाल्लाह कॉल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में सवाल लिखा, और साजिद साहब ने जैसे कहा है आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मेल करें इंशाल्लाह, और अपने सवाल भी रखें, क्योंकि आपके सवाल के ज़रिए बार बार यहाँ से बात की जाती है कि आपका सवाल आपका अकेला सवाल, अकेले का सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का वो सवाल है, तो उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुँचेगी और इंशाल्लाह हम लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगे। ओके सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हसन रिजवी का है, भोपाल से। ये कह रहे हैं कि आई हैव सिक्योर्ड 90% इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड PCB स्ट्रीम से। माशाल्लाह बहुत अच्छा परसेंटेज है। इन्होंने लिखा है कि फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत क्राइसिस है, और अभी इन्होंने जो है मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसे में अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप बता दें या कहीं से कुछ हेल्प हो सके तो ये जो इनका बचपन का सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में सवाल लिखने के लिए, और बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी सारी बातों को रखा है। दिनों रात सर इन्होंने मेहनत किया है, और इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। बस नीट का आप एक अच्छा स्कोर लाएं, कोशिश करें। और हम लोग इंशाल्लाह पिछले प्रोग्राम में भी शायद आपका सवाल था और उसके बारे में हम लोगों ने जवाब यहाँ से दिया था। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से सीट ऑफ़र हो जाती है तो इंशाल्लाह आप बताएंगे, और यहाँ से चैनल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम का कोई एक पॉजिटिव सोल्यूशन सामने आ जाए। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, जो चाहते हैं होनहार बच्चों को मदद करके आगे बढ़ाना। बट पहली कंडीशन ये है कि आप नीट क्वालिफाई करें और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट आपको मिले, और उम्मीद भी है, जैसे आपने लिखा है और साजिद साहब ने पढ़ा है कि आपने बड़ी मेहनत की है और CBSE में 90% आपने लिया है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ऑफ़र होती है तो आप एक बार कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक बेहतरीन रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। अगर आप कोई रास्ता जानना चाहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या सब्जेक्ट चुनना है क्या नहीं चुनना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से करियर इन लॉ को कंटिन्यू करेंगे, और जज कैसे बनते हैं, सॉलिसिटर कैसे बनते हैं, और कॉर्पोरेट में अगर कौन कौन सी जॉब है और क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगी, और सैलरी का जो एक मेन मुद्दा होता है कि वहाँ पर जाके हमारी सैलरी क्या होगी, इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिएगा सर। इंशाल्लाह ज़रूर। और अभी एक हम लोगों ने स्ट्रीम यहाँ से आपके लिए रखा है सामने, तो इसके सारे अप एंड डाउन्स और सारी निगेटिविटी, पॉजिटिविटी निगेटिविटी तो है नहीं, पॉजिटिविटी जितनी इसकी है, और कैसे कैसे स्कोप, कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे, ताकि आपको आई मीन 9th में अगर आप हैं, 10th में हैं, या 11th में, 12th में हैं, तो आपको आगे चल के कैसे इसमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, बहुत पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, इतने सारे सवालात पूछने के लिए और एक बेहतरीन टॉपिक बच्चों के सामने रखने के लिए। जी सही आपने कहा कि टॉपिक बहुत अच्छी है। अगर हमें लॉ की जानकारी होती है और हमें नॉलेज होती है तो हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं और अपने लिए खुल कर बात कर सकते हैं अगर हमें इन्फॉर्मेशन होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ चलते चलते एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बच्चों से, पेरेंट्स से खास तौर से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बच्चों को की परवरिश या उनको ट्रेन करने का एक तरीका जो मैं जहन में, और मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी बच्चे को कुछ बनता हुआ आप देखना चाहते हैं तो डे 1 से आप उसको वैसे ही इज्जत देने की कोशिश करें। यानी आप जब बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसको वहाँ तक ले जाने की कोशिश, उसको दिखाएंगे, उसको ख्वाब दिखाएंगे, उसको बताएंगे रास्ता, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक एनर्जी आएगी, बहुत पॉजिटिव होगा और कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा आगे बढ़ेगा। तो तरबियत प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जाते जाते नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम नाजरीन से देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।